देखिए, आज हम बात करें देखिए कक्षा 6 जिसका विषय हमारा विज्ञान भारती प्रथम फर्स्ट, ठीक है। जिसमें हमारी इकाई है 7, जिसका नाम है जीवों में अनुकूलन। आज हम इस अध्याय को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो देखिए हम जितना भी ये पूरा ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर में एक पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है, ठीक है। बाकी और ग्रह पर किसी पर नहीं। अगर किसी और ग्रह पर अगर जीवन संभव होता तो शायद वहां पर भी कुछ न कुछ प्राणी पाए जाते, ठीक है। देखिए, तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि देखिए संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर बहुत अधिक संख्या में प्राणी पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें जीने के लिए वह सब कुछ मिलता है जो उन्हें चाहिए। तो पृथ्वी की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जिस पर बहुत अधिक संख्या में क्या जीव पाए जाते हैं। तो बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो जीव को सारे जीवों को जो वहाँ पर रहने के लिए सुविधा मिल रही है, खाना भी मिल रहा है और उन्हें जीने के लिए गैस भी मिल रही है, ऑक्सीजन गैस मिल रही है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो जिसकी वजह से हमें पृथ्वी पर बहुत अधिक संख्या में क्या जीव दिखाई देते हैं। जैसे मान ये है जीव, ये है जीव, ये है जीव, ये इन सारे जीवों की हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पृथ्वी पर इन्हें सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जीवन संभव है, और जीवन संभव है तो इसलिए यहाँ पर प्राणी जो है अच्छी तरह से पृथ्वी पर रहते हैं, वास करते हैं, ठीक है। देखिए, तो हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी भी एक बड़ा ग्रह है जिस पर कहीं रेत। अब पृथ्वी की हम बात करें तो देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पृथ्वी ऐसा तो नहीं बहुत छोटा मोटा है, बहुत बड़ा है। तो इसलिए देखिए पृथ्वी पर कहीं पर तो रेत मिलेगा, किसी क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हमें देखने के लिए बहुत ज़्यादा रेत मिलेंगे। देखिए इसका मतलब है कि जहाँ पर रेत अधिक मिल रहा है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, वर्षा कम है, वर्षा कम है। और यहाँ का तापमान क्या है, अधिक। तापमान क्या है, अधिक। तापमान अधिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें देखने के लिए गर्मी अधिक मिलेगी, ठीक है। कहीं पर बर्फ है तो कोई हिस्सा पृथ्वी का ऐसा जहां पर क्या है, बर्फ है, ठीक। अगर हम बर्फवाले हिस्से की बात करते हैं, इस बर्फवाले की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा ठंडा इलाका, ठीक है, ठंडा क्षेत्र, ठीक है। और कहीं पर देखिए जंगल मिलेंगे, और कहीं पर हमें देखने के लिए समुद्र मिलेंगे, और कहीं पर हमें देखने के लिए बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी को ये तो है नहीं कि बिल्कुल प्लेन हो और पूरी पृथ्वी पर एक जैसा हो हिसाब किताब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पर रेत मिल रहा है, कहीं बर्फ मिल रही है, कहीं जंगल मिल रहे हैं, कहीं समुद्र मिल रहा है, कहीं पहाड़ मिल रहे हैं। तो सारी चीजें क्या है, पृथ्वी के ऊपर क्या है, अवेलेबल। अब जहाँ पर रेत मिल रहा है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ के जीव जंतु हमें अलग प्रकार के दिखाई देंगे। जहाँ पर बर्फ है तो इस इलाके के हमें जीव जंतुओं में कुछ न कुछ उनके शरीर में देखने के लिए अंतर हमें अवश्य मिलेगा। देखिए यहाँ पर अब अगर हम समुद्र की बात करें कि पृथ्वी में अगर हम देखा जाए तो समुद्र की बात करें तो हमारी पृथ्वी पर आप ये मान लीजिए करीब 72% हिस्से पे आपको देखने के लिए समुद्र मिल जाएगा, ठीक, 72% हिस्से पर। और बाकी पृथ्वी जो है कि अपनी
आप मान लीजिए कि 28% से पर हम पृथ्वी देख सकते हैं, तो हमें कहीं कहीं फिर जंगल भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जंगल देखने के लिए मिल जाएगा, तो जंगल में रहने वाले जंतुओं की संरचना कुछ अलग होगी। और समुद्र है, तो इस समुद्र में पानी भरा है, तो यहाँ भी जो जीव जंतु हैं तो इनकी संरचना कुछ अलग होगी। भाई पृथ्वी का क्षेत्र है, तो कहीं पर भी समुद्र भी मिल सकता है, कहीं जंगल भी मिलेंगे, कहीं रेत भी मिलेंगे, कहीं बर्फ भी मिलेंगी। तो हर प्रकार की क्षेत्र है, हर प्रकार के क्षेत्र है हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं। और हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि समुद्र में रहने वाले समुद्र जैसे प्राणी होते हैं, जंगल में रहने वाले जंगल जैसे प्राणी होते हैं, रेत पर रहने वाले रेत के अकॉर्डिंग चलने वाले प्राणी होते हैं, और बर्फ पे बर्फ जैसे प्राणी होते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं नई बातों को। देखिए, देखा पृथ्वी पर भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तापमान देखने को मिलता है। अब हम देखिए यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर समुद्र में देखें, अगर हम समुद्र की बात करें तो इसका टेम्परेचर हमें किसी हिस्से का कुछ अलग मिल रहा है, जंगल वाला इलाका है तो यहाँ का ताप कुछ और है, और रेत वाला स्थान है जिसे हम डिजर्ट कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं, यहाँ पर ताप कुछ और है। और जो बर्फीले इलाके हैं, बर्फीले क्षेत्र हैं, तो यहाँ का तापमान कुछ और है। हमें हर जगह का तापमान अलग अलग देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, जिसमें जीवों को जीने के लिए अनुकूलित होना पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए समुद्र है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर हम समुद्र की बात करें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम समुद्र की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि समुद्र में रहने वाले जो प्राणी हैं उन्हें समुद्र के अकॉर्डिंग ही अनुकूलित होना पड़ेगा, अर्थात उन्हें अपने हैबिट में पानी अधिक लाना पड़ेगा। समुद्र में खारी पानी होता है, तो उन्हें खारी पानी पीने की आदत डालनी पड़ेगी, खारी पानी में रहने की आदत डालनी पड़ेगी, तो उन्हें उसी के अकॉर्डिंग अपनी आदत डालनी पड़ेगी। और जो रेत है, तो रेत में पाए जाने वाले प्राणी की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वहाँ पर रहने वाले वो जो क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों में जो प्राणी रहते हैं उन्हें उस रेत में, यानी पानी कम है तो पानी कम पीने की उन्हें आदत डालनी पड़ेगी। ठीक, दूसरी बात, वहाँ पर रेत वाले इलाके में टेम्परेचर अधिक होता है, यानी गर्मी अधिक होती है, तो गर्मी झेलने की उन्हें आदत डालनी पड़ेगी। तो इन जीवों को उसी जीवों के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या है, अनुकूलित होना पड़ेगा। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि बिना अनुकूलित हुए जीव मर जाएगा। अगर वो अपने आप को उस परिस्थिति, उस वातावरण में अगर वो ढाल नहीं पाएगा तो क्या होगा, जीव मर जाएगा। ठीक है, देखिए समझिए, कहने का तात्पर्य है कि उसे अपने आप को उस वातावरण परिस्थिति में ढालना पड़ेगा। भैया जिस प्रकार का क्षेत्र है उस प्रकार के क्षेत्र में ऑटोमेटिक धीमे 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 उस जीव के अंदर में परिवर्तन आता जाएगा, और उस पर रहने वाला जो जीव है वो बिल्कुल उस क्षेत्र में जहाँ गर्मी पड़ रही है या जहाँ पानी है, जहाँ जंगल है, उसमें वातावरण कैसा है उसी वातावरण के अकॉर्डिंग उसे अपने आप को ढालना पड़ेगा, और उसी वातावरण के अकॉर्डिंग वो रहेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वो क्या है, मर जाएगा। ठीक, और यही प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति देखिए ये कहती है कि जहाँ पर जिस प्रकार का वातावरण है, तो वहाँ पर जो जीव हैं उन जीवों को उसी वातावरण के अकॉर्डिंग ही रहना पड़ेगा। अगर अपने आप को ऐसा नहीं ढाल पाते हैं तो वो जीव क्या ऑटोमेटिक मर जाएगा। ठीक, तो इसलिए उसे अब जिंदा रहना है, अब जीव को अगर जिंदा रहना है तो उसे उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उसी वातावरण के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। देखिए सब कुछ समझ में देखिए अभी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जीवों में धीरे धीरे अनुकूलन की क्षमता विकसित होने लगती है। अनुकूलन का मतलब होता है कि अपने आप को
किसी परिस्थिति में ढाल लेना। अनुकूलन का मतलब वो अपने आप को ढाल लेना, यानी कि जैसा वातावरण है हमें उसी वातावरण के अकॉर्डिंग हमारा शरीर ढल चुका है, ठीक है, हमारी आदत आ चुकी है एकदम उसी वातावरण में ढलने की, और वह उसी आवासों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं और जीने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो जैसे जैसे जीव होगा वो उस वातावरण में है, तो उसी वातावरण के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेगा, अपने शरीर को मेंटेन कर लेगा, अपने शरीर के तापमान को मेंटेन कर लेगा, जैसा वहाँ का खाना है उस खाने की वो आदत डालेगा, ठीक, किस प्रकार से वो रहते हैं उस प्रकार से रहने की आदत डालेगा, वह किस प्रकार से और जानवरों से बच सकता है, तो अपने बचाव के तरीके भी उसे अपनाने पड़ेंगे, अर्थात उसे जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जीने के लिए उसी वातावरण क्या वो संघर्ष करते रहते, इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं ये उसी प्रकार में ढल जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो देखिए कहीं पर भी क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके चेहरे को देखिए आप, और एक पृथ्वी का इलाका ऐसा है जहाँ पर रहने वाले लोग हैं तो उनके चेहरे की बनावट देखिए, यानी कि उसके रंगों को देखिए। एक दूसरा क्षेत्र ऐसा है पृथ्वी का जहाँ से हमने किसी लोगों की तस्वीर ली है, तो आप यहाँ पर गौर से देखिए, इनके चेहरे को देखिए, इनकी हाइट देखिए। उसके अलावा एक हमने दूसरे क्षेत्र का इलाका है, वहाँ के रहने वाले लोगों को हमने देखा है। अब इन चारों लोगों को आप गौर से देखिए, ये अमेरिकन है, ये अफ्रीकन है, ये चाइनीज है, ये भारतीय। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इनके चेहरे को देखते हुए, इनकी हाइट देखते हुए और इनके रंग को देखते हुए हम ऑटोमेटिक अपने आप ये कह सकते हैं कि यह आदमी उस क्षेत्र का निवासी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रह रहा है, तो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ का जो वातावरण है, उस वातावरण के अकॉर्डिंग उनका शरीर ढल चुका है, ठीक, उनके शरीर का जो रंग है वो उस वातावरण के अकॉर्डिंग एकदम गोरा हो गया है, उनकी हाइट उसी के अकॉर्डिंग हो गई। वहाँ के रहने वाले जो कि व्यक्ति हैं उनकी जो उम्र है वो भी हम कह सकते हैं कि उनकी एक उम्र जो है, मतलब इस प्रकार की उम्र है कि हम इनकी उम्र की बात करें तो हो सकता है यहाँ का रहने वाला व्यक्ति 90 साल जीता हो, यहाँ का रहने वाला व्यक्ति 100 साल जीता हो, यहाँ का रहने वाला 110 साल जीता हो, यहाँ का रहने वाला व्यक्ति भारतीय है वो 80 साल जीता हो। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि चारों क्षेत्रों में खान पान में कुछ न कुछ अंतर हो सकता है, वहाँ की जलवायु में अंतर हो सकता है। उस जलवायु की अंतर की वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये गोरा है, यहाँ की जलवायु ऐसी है जिसकी वजह से ये क्या है, काला है, और यहाँ की जलवायु ऐसी है जिसकी वजह से इसका रंग न तो गोरा है न ही काला है। लेकिन अगर हम इसके चेहरे की बनावट देखें तो इसके 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 चेहरे से बिल्कुल अलग दिखता है। इसी प्रकार से अगर हम भारतीय की बात करें तो भारतीय में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, भारतीयों को देखोगे तो आप इनके चेहरों की बनावट, इसकी हाइट देखोगे तो इनसे इनसे सबसे इसके चेहरे की बनावट हमें बिल्कुल अलग दिखती है। ये सब क्या है, इसका मतलब हुआ कि हमारी पृथ्वी पर जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को अगर आप गौर से देखोगे तो उनमें हमें कुछ न कुछ अंतर देखने के लिए अवश्य मिलेगा, ठीक। बिल्कुल ऐसा ही अंतर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों में भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब ये व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है, यहाँ के क्षेत्रों का जो वातावरण है उस वातावरण को ढल चुका है। और ये है अफ्रीकन। अफ्रीकन तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं यहाँ के जो रहने वाले जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो यहाँ के वातावरण बिल्कुल क्या अपने आप को ढल चुके हैं। तो ये है चाइनीज। चाइनीज तो यहाँ के क्षेत्रों में अलग है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं अगर हम चारों लोगों को बड़े गौर से देखें, चारों लोगों को गौर से देखें तो हम दूर से अपने आप ये कह सकते हैं ये व्यक्ति चाइनीज है। उसकी हाइट देखेंगे, उसके चेहरे की बनावट देखेंगे,
उसके शरीर का कलर देखेंगे तो हमें बहुत सारे अंतर देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी को हम कहते हैं अनुकूलन। वहाँ का वातावरण, तो वहाँ के वातावरण में हम यहाँ कह सकते हैं कंडीशन में ज़्यादातर लोग हमें वहाँ के वातावरण के अकॉर्डिंग ही देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, अर्थात भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने मानव की संरचना में हमें अंतर देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पर चारों में देखिए, चारों के रंग में मुझे अंतर मिलेगा। दूसरा, चेहरे की संरचना, हम इसके चेहरे की संरचना, इसके चेहरे की संरचना, इसके इसके अगर चारों के चेहरों की संरचना देखिए, हमें कुछ न कुछ अंतर देखने के लिए मिलेगा। लंबाई, हम यहाँ के लोगों की लंबाई, अफ्रीकन लोगों की लंबाई, चाइनीज लोगों की लंबाई और भारतीय लोगों की लंबाई, हम चारों क्षेत्रों से यानी चारों देशों से लिए हुए लोगों को अगर हम लंबाई देखेंगे तो हमें लंबाई में भी कुछ न कुछ अंतर देखने के लिए अवश्य आएगा। अगर हम उम्र की बात करते हैं तो चारों ही जो क्षेत्र हैं, चारों क्षेत्र से जो लोग लिए गए तो उनकी लंबाई में भी मुझे अंतर मिलेगा, उनके खान पान में भी अंतर मिलेगा, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी जो जीवन अवधि यानी कि उम्र है तो किसी की कम ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलती है। तो यही चीज़ हमारी कहलाती है अनुकूलन। ठीक है, अभी आप और आगे समझ जाएंगे। देखिए, अभी देखिए कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए, धीरे धीरे समय के साथ हाथियों में अनुकूलन। अब देखिए हाथियों में अनुकूलन, यहाँ पर देखिए जो संरचना दिखाई दे रही है ये भी देखिए हाथी जैसा ही है, बट इसे हम कहते हैं बुली मोमोथ। ठीक, और ये भी मेरा हाथी जैसा संरचना, ये भी हाथी की एक ही क्या प्रजाति। दोनों को देखिए आप गौर से, अगर हम दोनों को गौर से देख सकते हो तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये हाथी उस जगह का रहने वाला है ठंडे क्षेत्र का, अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये हाथी जो है ठंडे क्षेत्रों के रहने वाले हैं। तो जो ठंडे क्षेत्रों के अगर रहने वाले जीव होंगे तो पहली बात उन्हें ठंड झेलने की कैपेसिटी अधिक हुई, यानी वो अधिक से अधिक ठंड झेल सकती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसके शरीर पर हमें देखने के लिए क्या मिलेंगे, हमें बाल भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं उनके शरीर पर बाल क्या होता है, उसे ठंड से बचाते हैं। और जहाँ पर गर्मी अधिक होगी तो उसके शरीर पर भी हमें बाल देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हाथी हमें देखते हैं ये गर्म क्षेत्र का है, ये ठंडे क्षेत्र के। अगर हम दोनों की संरचना को देखें तो हमें अंतर दिखाई देता है। ये अंतर कैसे आया? ये अंतर आया भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलवायु के आधार पर। ठीक, यहाँ की जलवायु ठंडी है और यहाँ की जलवायु गर्म है। यहाँ पर वर्षा अधिक, यहाँ पर क्या है, वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक है और गर्म क्षेत्र है। यहाँ पर भी देखते हैं यहाँ बरसात थोड़ी कम है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से दोनों के शरीर की जो संरचना है उसमें हमें देखने के लिए अंतर दिखाई पड़ता है। ठीक, तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले हाथी जो वहाँ के वातावरण के अनुसार अनुकूलित हुए, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ठंड वाले क्षेत्र वहाँ के लिए अनुकूलित है, ये जो गर्म क्षेत्र है गर्म क्षेत्र वालों के लिए ये चीज अनुकूलित है। हमें ये अंतर जीवों में ही देखने के लिए नहीं मिलता, बल्कि हम पेड़ों की अगर बात करें तो पेड़ों में भी हमें ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो ये सब क्या है, वातावरण परिस्थिति है। ठीक है, ठीक है, देखिए वातावरणीय परिस्थिति व ताप के अनुसार पौधों में अनुकूलन। अब देखिए यहाँ पर इसको आप गौर से देखिए, इस पेड़ को आप गौर से देखिए तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये जो पेड़ है इस पेड़ को गौर से देखिए, जिसे हम कहते हैं नागफनी, जिसे हम कहते हैं नागफनी। नागफनी हमें उस क्षेत्र में और वहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा जहां पर पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक, और दूसरा हमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है जिसका नाम है कमल। ये पेड़ हमें केवल देखने के लिए वहां मिलेगा जहां पर पानी होगा। इन दोनों को हम अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं इसे पानी की, नागफनी को पानी की आवश्यकता कम है,
तो यहाँ पर वाटरलेस, पानी की कमी, जहाँ पानी की बहुत कमी होगी और ये बहुत कम पानी है वहां पर ये अपना काम चला लेगा। बट कमल, कमल की बात करें तो ये वो पौधा होते हैं जिसे पानी की अधिक आवश्यकता होती है, अर्थात यहाँ पर पानी अधिक है। अगर पानी अधिक है तो ये जी सकते हैं, पानी अधिक नहीं है तो ये मर जाएंगे। तो इसकी आदत ऐसी है कि ये अधिक पानी में रह सकता है, इसकी आदत ऐसी है कि ये कम पानी में रह सकता है। अब कम पानी मुझे कहाँ मिलेगा? मरुस्थल में मिलेगा, अर्थात रेगिस्तान में मिलेगा देखने के लिए। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर हम रेगिस्तान की बात करें, रेगिस्तान की बात करें, ठीक, रेगिस्तान मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में रेत है, बहुत गर्मी पड़ती है, पानी की कमी है, तो वहाँ पर पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनकी कैटेगरी ऐसी होती है कि उनमें पाई जाने वाली जो पत्तियाँ होती हैं बहुत छोटी होती हैं। तो यहाँ पर मुझे पत्तियाँ तो दिखाई नहीं दे रही, बट जो पत्तियाँ थी वो धीमे 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 जाकर क्या हुए, कांटों में तब्दील हो गई। और यहाँ पर मुझे पत्तियां बड़ी दिखाई दे रही। पत्तियां बड़ी दिखाई देने का मतलब क्या है? पत्तियां बड़ी दिखाई देने का मतलब ये है कि यहाँ पर पानी का लॉस अधिक करेगा। ठीक, जैसे जैसे बाष्पोत्सर्जन होगा तो यहाँ पर पानी अधिक लॉस करेगा और यहाँ पर पानी कम लॉस करेगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमें जीवों में नहीं बल्कि जंतुओं में भी अनुकूलन देखने के लिए मिलता है। देखिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं जिराफों की। देखिए समय के साथ जिराफों की गर्दन में कुछ परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि पहले हमारी पृथ्वी पर जो जिराफ मिलती थी तो वो जमीन पर छोटी छोटी घास फूस को खाती थी, ठीक है। उसके बाद धीमे धीमे जब घास फूस जमीन की खत्म हो गई तो फिर उन्होंने पेड़ों से पत्तियों को खाना स्टार्ट कर दिया। अब पेड़ों की पत्तियों को खाते 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 जिस लेवल की वो खा रहे हैं वहाँ की सारी पत्तियाँ खत्म हो गई। तो फिर उन्होंने जो ऊंची वाली पत्तियाँ थी उसे खाना स्टार्ट किया। तो ऊंची वाली पत्ती को खाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? अपने अगले हिस्से को उठाना पड़ेगा, अपने गर्दन को और ऊंचा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं उसकी ये आदत आती गई, आदत आती गई और उसकी गर्दन बढ़ती गई और आगे वाले उनके जो पैर थे उन पैरों का साइज भी बढ़ता गया। ठीक, पैरों का साइज बढ़ता गया और उनकी गर्दन बढ़ती गई, ठीक है। तो गर्दन बढ़ते 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 एक ऐसी कंडीशन आ गई कि अब ऊंचे वाले पेड़ों को पत्तियों को वो खाने लगे। तो पहले इनकी गर्दन छोटी होती थी, पहले क्या थी? छोटी गर्दन। और छोटी गर्दन से ये बढ़ने लगे, ठीक, बढ़ते 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 और बड़े हो गए। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अब इनकी गर्दन में क्या है, समय के साथ परिवर्तन आता गया। ये सब क्या है? ये सब अनुकूलन है। अब हम समझ गए हैं अनुकूलन के बारे में बहुत कुछ। अब देखिए अनुकूलन क्या है? अनुकूलन क्या है? तो देखिए विभिन्न प्रकार के जीवों में कई प्रकार के ऐसे गुण या लक्षण या परिस्थितियां जैसे आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना, आवास आदि में पाए जाते हैं जो उन्हें उस पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। अनुकूलन कहलाता है। ठीक, तो विभिन्न प्रकार के जीवों में देखिए ऐसे गुण ऐसे लक्षण मिलते हैं जैसे उसकी आकृति में, आकार में, रंग रूप में, स्वाद में हमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो उन्हें उस पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए मछली को देखिए, मछली के अगर हम आकार को देखेंगे, मछली के रंग को देखेंगे, मछली के रूप को देखेंगे, तो उसकी हम संरचना को देखेंगे तो इसकी संरचना जल में रहने वाली है, तो जल जैसी संरचना है, अर्थात जल के प्रति क्या है? अनुकूल। इसे पृथ्वी पर रखेंगे तो ये मर जाएगी। कमल के पेड़ की अगर हम बात करें तो कमल के पेड़ की प्रकृति है जल की। अगर वो जल में रहेगा तो जीवित रहेगा, अगर वो जल से बाहर निकाल दोगे तो वो नहीं होगा, वो मर जाएगा। ठीक, तो
इसी प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं उसके जैसे जैसे आवास है उस आवास में अपने आप को वो ढाल लेती है, जिसकी वजह से क्या है और संघर्ष करते रहते हैं। अब हम देखें आगे बात करते हैं। अब हम देखें आगे वास स्थान हैबिटेट क्या है। देखिए वास स्थान की बात करें, वास स्थान या आवास हैबिटेट वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, तो वास स्थान उसे कहते हैं कि जहाँ पर मान लीजिए कोई जीव रह रहा है, पहली बात तो उसको वहाँ पर पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए, ठीक। दूसरी बात वास स्थान का मतलब वहाँ पर उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसी तो हम आवास कहेंगे जहाँ उसे खाना मिल रहा है। पहली बात उसे सुरक्षा मिल रही है, मतलब उसे कोई परेशान नहीं कर रहा है, उसे पूर्ण रूप से सुरक्षा मिल रही है जीने के लिए। दूसरी बात प्रजनन, प्रजनन का मतलब वहां पर रह के वो आसानी से प्रजनन कर सके। दूसरी बात अनुकूल दशाएं, अनुकूल दशाएं मतलब अनुकूल दशाएं हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए वहां का जो ताप वगैरह है, ताप भी ऐसा होना चाहिए जिस ताप को वो आसानी से झेल सके, उसका शरीर झेल सके। तो वो सारी क्या होती है उसकी एक अनुकूल दशाएं होती है, ठीक है, उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वास स्थान या हम आवास कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हम शेर की बात करें तो शेर का वास स्थान क्या है, जंगल है। जंगल में उसे पहली बात खाने के लिए सब कुछ पर्याप्त भोजन मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर जीव जंतुओं को मार के खा देता है। दूसरी बात जंगल में वो अपने आप को सुरक्षित समझता है क्योंकि कोई इंसान उसे वहां पर आकर के गोली नहीं मारेगा, ठीक। और यहाँ का जो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को वो आसानी से झेल लेता है। तो जैसे जंगल की बात कर सकते हैं हम शेर की, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए आगे, देखिए वातावरण में सजीवों का वास स्थान निम्न हो सकते हैं। अब हम बात कर सकते हैं इस टेम्परेचर की, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जैसा वातावरण है उस वातावरण को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो वास स्थान है वो अलग अलग हो सकता है। तो वास स्थान कुछ जीव ऐसे हैं जो जल में रहते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो स्थल पर, ठीक, स्थल का मतलब होता है जमीन पर, ठीक, स्थल का मतलब होता है भूमि। दूसरी वायु, वायु का मतलब हवा में, वो ज्यादातर अपना समय हवा में ही बिताते हैं, ठीक। मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब होता है जहां पर गर्मी अधिक है, रेत की बात कर रहे हैं, तो ये उसका वास स्थान। जैसे मान लीजिए कोई, अगर हम बात करें किसी टर्टल की बात करें, तो अगर हम टर्टल को देखें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसकी जो वास स्थान ज्यादातर कैसा है, जल। वो जल में अपने आप को सुरक्षित समझता है, सारी कंडीशंस मिली, उसे खाना भी वहां पर मिल रहा है, ठीक, वो सुरक्षित है, तो वही उसका क्या हो गया, वास स्थान हो गया। अरे मर गए। अब आ गया स्थली जी, स्थली जीव। देखिए स्थल पर पाए जाने वाले जीवों को हम स्थलीय जीव कहते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले ऐसे जीव हैं जिसे हम क्या कहेंगे, स्थलीय जीव कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर सकते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जैसे गाय, गाय स्थल पर पाई जाती है, ठीक है, जैसे कि बकरी, जैसे कि बैल, जैसे कि कुत्ता, जैसे कि बिल्ली, जैसे कि नीम, जैसे कि आम, जैसे कि अमरूद, महुआ, ये बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो हमें पृथ्वी पर ही देखने के लिए मिलते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्थलीय जीव, ठीक है। स्थलीय मतलब पेड़ और पौधे ऐसे हैं जो हमें स्थल पर देखने के लिए मिलते हैं। जलीय जीव, तो जल में रहने वाले जीवों को हम जलीय जीव कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मछली है, जैसे हम सिंघाड़ा, सिंघाड़ा कहाँ रहेगा, सिंघाड़ा तो नहीं खाए, सिंघाड़ा कहाँ, जल में, ठीक है। जैसे जलकुंभी, जैसे ये है जलकुंभी, जैसे कमल,
कमल, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये सारे जीव, पेड़ पौधे, जंतु, सब क्या है, जैसे कि प्रकृति क्या है, जलीय है, तो ये सब हमें देखने के लिए कहाँ मिलेंगे, जल में देखने के लिए मिलते हैं। मरुस्थलीय मरुस्थलीय जीव, तो देखिए रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को हम मरुस्थलीय जीव कहते हैं। अब रेगिस्तान जैसे मान लीजिए कि ऊँट है, ऊँट की प्रकृति ऐसी है जो ज़्यादातर हमें देखने के लिए रेगिस्तान में मिलेगा। उसके अलावा देखिए हमारे पास नागफनी है, ये हमें रेगिस्तान में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ऊँट हुआ, बबूल हुआ और नागफनी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रेगिस्तान में देखने के लिए मिलती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। उभयचर उभयचर जीव, कुछ जीव ऐसे हैं जो जल तथा स्थल दोनों जगह पर रह सकते हैं, उन्हें हम उभयचर कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मगरमच्छ है, मगरमच्छ को तुमने देखा होगा, वैसे तो ज़्यादातर वो पानी में रहता है, बट कभी कभी कैसा होता है कि वो पानी से बाहर भी निकल आता है, जमीन पर भी वो काफ़ी घूमता रहता है, ठीक है। दूसरी बात मेंढक, मेंढक को देखा होगा, मेंढक पानी में खूब रहता है, ठीक। जरूरत पड़ती है पानी में भाग जाता है, जब जरूरत पड़ती है तब पानी से बाहर आ जाता है, तो ये दोनों जगह पर ही रहता है, तो जिससे हम कहते हैं उभयचर। अब देखिए आगे, सभी जीवों की शारीरिक संरचना इस प्रकार होती है जो उन्हें अपने वास स्थान में आसानी से रहने योग्य बना सके। पृथ्वी पे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न जो जीव हैं, उनके शरीर की जो संरचना होती है बिल्कुल वहाँ के वातावरण के अकॉर्डिंग ढल जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे जल में रहने वाला जीव है तो उसकी संरचना जल जैसी होगी, जो स्थल पर रहने वाला जीव है तो उसके शरीर के अंदर की संरचना और बाहर की संरचना जो है वो बिल्कुल स्थल जैसी होगी। और जो पक्षी पक्षी ज़्यादातर हवा में उड़ते रहते हैं तो उनकी संरचना उस हवा में उड़ते हैं बिल्कुल वैसी ही होती है, शरीर हल्का होगा, हवा में उड़ेगा तो पंख होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से उनकी संरचना बिल्कुल उसी वातावरण के अकॉर्डिंग होती है और जिसमें वो आसानी से क्या रह सकते हैं, ठीक है। जीवों की शारीरिक संरचना में अंतर उनको वास स्थान में अनुकूलन प्रदान करती है। अगर उनके शरीर की संरचना जल में रह रहा है तो जल जैसी होगी, अगर ऐसी संरचना नहीं होगी तो जीव जल में नहीं रह सकता है, जीव मर जाएगा, ठीक। पृथ्वी पर रहने वाला जीव है तो पृथ्वी पर रहने वाला जो जीव है तो उसकी संरचना बिल्कुल स्थल जैसी होगी, दूसरी नहीं होगी। तो जिस वातावरण में जो जीव रह रहे हैं तो उसकी संरचना बिल्कुल उस वातावरण जैसी होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मछली का वास स्थान जल है, जैसे मछली की बात करूं तो मछली का वास स्थान क्या है, जल है, ठीक। तो मछली का शरीर जलीय वास स्थान में रहने के लिए अनुकूलित है, जल जैसी संरचना है तो जल में वो आसानी से रह सकता है, ठीक है। दरअसल सल्कों से ढका हुआ नाव के आकार का शरीर, तो इसके शरीर के ऊपर हमें क्या मिलता है, सल्क देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे सल्क, ऐसे सल्क, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक मछली है, ठीक, ये मछली है तो इसके ऊपर देखिए ऐसे सल्क मिलेंगे, ठीक, ये होते हैं, देखो सल्क, ये दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, तो ये सल्क, ठीक। उसके अलावा देखिए क्या है, नाव के आकार का, इसका शरीर को देखिए तो शरीर मुझे कैसा मिलेगा, नौकाकार, नाव के आकार का, ठीक, ऐसे जो पानी को चीरने में आता था, ठीक, नौकाकार शरीर, ठीक है। पख, पख का मतलब ये है, ये देखिए इसे पख मिलेंगे, इसे कहते हैं पख, ये होते हैं पख, ठीक, पख तथा गलफड़े, और इसके अंदर मिलते हैं यहाँ पर सांस लेने के लिए गलफड़े, ठीक। तो जलीय जीवन हेतु क्या है, अनुकूलन प्रदान करते हैं। तो जल में रहने वाले लोगों के लिए उनमें इस प्रकार के पक मिलते हैं जो पानी को क्या है, एक पतवार की तरह काम करते हैं, ठीक है। और सांस लेने के लिए मछलियों में क्या होते हैं, गिल्स। तो ये सारी चीज क्या है, उसको जलीय अनुकूलन प्रदान करती है। अब मरुस्थल की बात करें, ऊंट के लंबे पैर एवं मोटे गद्देदार तलवे रेत में चलने और दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत है
तो इसके जो तलवे होते हैं बिल्कुल देखिए गद्देदार होते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये रेत पर आसानी से चल सकता है। रेत पर क्या होगा, ये आसानी से चल सकता है, ठीक। और यहाँ पर अगर हम किसी वैसे को चलाएं जिसके पैर गद्देदार नहीं, तो वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। अतः ऊंट क्या है, रेगिस्तानी जंतु है। पक्षियों के पंख हवा में उड़ने में सहायता करते हैं। तो पक्षियों के जो पंख होते हैं, ये हैं पंख। पंख क्या करेंगे, इसे उड़ने में सहायता करेंगे, ठीक है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं पक्षी ज़्यादातर उड़ते रहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये हवा में रहते हैं, और हवा को हम कहते हैं वायु। तो इनका अनुकूलन क्या है, वायु। अब सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण। सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण, ठीक है। अडप्टेशन एंड मॉडिफिकेशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए सभी जीवधारी अपने निश्चित निवास क्षेत्रों में निवास करते हैं। यदि इनके निवास में परिवर्तन होता है तो इन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और अधिक प्रतिकूल दशाएं होने पर भी मर भी जाती हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई भी जीव है वो केवल अपने निवास में, यानी कि अपना जो उसका निवास है, उसका जो क्षेत्र बना हुआ, वो अपने ही क्षेत्र में रहना पसंद करती है। जैसे मान लीजिए मछली है। मछली का निवास स्थान है जल, तो वो जल में रहना पसंद करती है। उसे अपने निवास स्थान यानी जल से बाहर हम उसे निकालेंगे तो हमें कह सकते हैं कि उसे सांस लेने में दिक्कत होगी, उसे चलने में दिक्कत होगी, उसे कुछ भी काम करने में दिक्कत होगी, तो उसे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ज़्यादा समय होगा तो वो बेचारी मर भी जाएगी, ठीक। इसी प्रकार से हम मानव की बात कर सकते हैं। मानव का निवास स्थान है स्थल। अगर हम उसे पानी के अंदर डाल देंगे तो वो मर जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, शरीर डूबने लगेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा, ना खाने के लिए मिलेगा वो, ना कुछ। और वो क्या होगा, जल में पड़ा रहा तो क्या हुआ, वो मर जाएगा, ठीक है। तो और प्रतिकूल दशा मिलेंगी जिससे क्या होगा, वो मर जाएंगे। दरअसल मछली जल में घुली ऑक्सीजन को क्लोमों द्वारा ग्रहण करते हैं। जल से बाहर निकालने पर वह सांस नहीं ले पाती है और मर जाती है। तो जल के अंदर में बहुत सारा ऐसा एक पानी है, और पानी के अंदर हम मालूम है कि ऑक्सीजन घुली हुई है। उस घुली हुई ऑक्सीजन को ये लेते हैं, तो ये है इसके किलो, ठीक है। इसे हम कहते हैं किलो। तो इसके माध्यम से ये क्या करती हैं, श्वसन करती हैं, ठीक। श्वसन करेंगे, श्वसन करेंगे तो ये CO2 को छोड़ती रहती हैं, ठीक। CO2 को छोड़ेंगे अर्थात ये यहाँ से ऑक्सीजन को, पानी में से ऑक्सीजन को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं, उन्हें पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन उसे वह चाहिए ऑक्सीजन, बाहर जो हवा में ऑक्सीजन वो नहीं चाहिए, उसे लेके तो वो मर जाएगी। देखिए आगे, यदि हम आम के पौधों को पानी में रोप दिया जाता है, मान लीजिए ये है मेरे पास एक आम का पेड़, ये है आम का पेड़, ठीक है। अगर मैं इस आम के पेड़ को, वैसे तो ये स्थल पर होता है, और अगर हम इसे पानी के अंदर, ठीक, बहुत पानी भरा हो यहाँ पर इसे रोक देंगे, तो आम के पेड़ की, तो आम की जो जड़ें हैं वो शोषण नहीं कर पाती हैं और पौधा समाप्त हो जाता है। यहाँ पर क्या है, आम की जड़ें इस तरह की, इस मिट्टी में इसे पूरा पोषण मिलता है, शोषण भी हो सकता है, पूरा पोषण मिलेगा। बट आम के पेड़ को पानी के अंदर में कोई पोषण नहीं मिलेगा, कोई शोषण नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो वो क्या होगा, पेड़ खत्म हो जाएगा। तो पेड़ की जहाँ जिस वातावरण में जरूरत है वो उसी वातावरण के अकॉर्डिंग रहता है। प्रत्येक जीवधारी को किसी निवास स्थान पर रहने के लिए उपयुक्त दशाएं आवश्यक हैं। अगर इसमें देखिए कह सकते हैं कोई भी प्राणी से, चाहे वो पेड़ से ही, चाहे कोई जीव से ही, उसे अपना जो निवास क्षेत्र है, उस अपने निवास में रहने के लिए उसे उपयुक्त दशाएं, यानी कि जो कंडीशंस हैं वो सारी चाहिए। खाना भी चाहिए, उसे श्वसन भी चाहिए,
और भी उसे रहने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, सारी चीज़ें उन्हें आवश्यक है। इन्हीं उपयुक्त दशाओं के अनुसार जीवधारी में अपने अपने को ढालने की क्षमता का विकास होता है, जिसे हम अनुकूलन कहते हैं। तो उस टेम्परेचर में वो अपने आप को ढाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जीव को, देखिए ये जीव जिस वातावरण में रहता है, जिसकी खाने की प्रकृति है, उसी प्रकार से इसकी चोंच का क्या है, मॉडिफिकेशंस। ये एक जीव है, इस जीव की चोंच की आकृति इसके खाने के अनुसार क्या चेंज है। ये जो खाना खाता है उसी के अकॉर्डिंग इसकी चोंच बदल गई है। इस वाली चिड़िया को देखें तो इसकी चोंच इसके खाने के अकॉर्डिंग बदल गई है। तो इस पेड़ की संरचना इसके निवास स्थान के अकॉर्डिंग बदल गई है। इस जीव की संरचना इसके जीने के अकॉर्डिंग बदल गई है। तो सभी जीवों की संरचना वहाँ की जो वातावरण होता है उस वातावरण के अनुसार बनी होती है। ठीक है, अब देखिए आगे, वातावरण के आधार पर जंतु तथा पेड़ पौधों में निम्न भागों में बांटा जा सकता है। अब कुछ तो ऐसे हैं जिसे हम कहते हैं जलीय आवास। जलीय आवास में जैसे कि मान लीजिए मछली है मेरे पास, स्थली, स्थली जैसे मान लीजिए बकरी है, उभयचर जैसे कि मेंढक है, वायवी जैसे कि पक्षी। तो ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हमने अलग अलग बांट दिया। जल में कौन मिलता है, स्थल पर कौन मिलेगा, उभयचर कौन होगा, वायवीय कौन होगा। अब देखिए यहाँ आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन उससे कहेंगे कि जो क्या है, उस जिस वातावरण में रहेगा उसके अनुसार उसकी आकृति बदल जाएगी, उसका रंग भी उस वातावरण के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। ठीक, आकार भी बदल जाएगा, आकृति, रंग रूप, संरचना सब कुछ उसके वातावरण के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो जल में रहने वालों की संरचना बिल्कुल अलग है, मरुस्थल में रहने वालों की संरचना बिल्कुल अलग है। इसकी देखिए पेड़ की संरचना इसकी अलग है, नागफनी की, ऊंट की संरचना अलग है। बतख ऐसी है, ज्यादातर अपने समय को पानी में बिता सकती है और जमीन पर भी। तो पानी पर बिताने के लिए उसके पैरों की संरचना देखिए बिल्कुल ऐसी है, पानी के लिए अच्छी है। ठीक, तो ये पानी पर भी रह सकती है और जमीन पर भी, ज्यादातर कंडीशन में पानी का काम करेगी। पक्षियों की बात करते हैं तो पक्षियों के पैर की संरचना हमें भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। जैसे कि वो खाना खाते हैं, किसी पेड़ की संरचना खाने को पकड़ने के लिए ऐसी हो सकती है, किसी पक्षी की पैर की संरचना, तो किसी पक्षी के पैर की संरचना इससे अलग हो सकती है। ठीक, इस पक्षी की चोंच को आप देखोगे तो खाने का अकॉर्डिंग क्या है, इसकी चोंच में हमें अंतर देखने के लिए मिलता है। तो इसी को हम कहते हैं अनुकूलन। तोते की अगर हम चोंच देखते हैं तो कुछ और दिखेगी, गौरैया की देखेंगे तो उसकी कुछ और दिखेगी, कौवे की देखेंगे तो उसकी हमें कुछ और दिखेगी। ये सब क्या है, इस सब की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं इन सब में क्या है, अनुकूलन मिल रहा है। जो जैसा खाता है धीमे धीमे उसकी चोंच का आकार वैसे हो जाता है, उसकी संरचना बिल्कुल बदल जाती है। अब एक और प्रैक्टिकल देखिए, हमारा एससीईआरटी की बुक से निकला है जलीय अनुकूलन। अगर हम जलीय अनुकूलन की बात करें, ठीक, एक्वाटिक एडेप्टेशन, तो मान लीजिए हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ये देखिए धान रोप रहे हैं, देखो क्या है, धान, धान का रोप रहे हैं। ठीक है, धान देंगे, ये देखो धान का उगा रहे हैं। देखिए धान को रोपते समय तथा अधिक देर तक कपड़ा धोते समय हमारे हाथ तथा पैर की त्वचा यानी कि चमड़ी सिकुड़ जाती है। मान लीजिए कि हम धान के खेत में जाते हैं तो हमें मालूम है कि धान के खेत में जब रुपाई करते हैं तो हमें मालूम है उसमें पानी भरा होता है। ठीक, तो जिसकी वजह से हमारे हाथ और हमारे पैर ज़्यादातर कंडीशन में पानी में ही रहेंगे। या मान लीजिए हम हाथ धुलने चले, मतलब या हम कपड़े धुलने गए,
मान लीजिए हमने 2 घंटे या 3 घंटे कपड़े धुले, उस दरमियान में जो हमारे हाथ हैं सबसे ज़्यादा किस में रहे? पानी में। तो हम देखते हैं कि हमारे हाथ अधिक देर तक पानी में, तो हमारे हाथ की जो स्किन है, ये त्वचा है, वो क्या सिकुड़ जाएगी, बिल्कुल ऐसे सिकुड़ जाएगी। अधिक देर तक काम करें तो हमारे हाथ की त्वचा देखो सिकुड़ जाएगी। देखो हमारे पैर अधिक देर तक पानी में रहेंगे तो देखिए ऐसे सिकुड़ जाएंगे। ठीक, देखिए हमारे हाथ तथा पैर की त्वचा इसलिए सिकुड़ जाती है क्योंकि हमारा शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। अब हमारे शरीर की जो त्वचा है वो क्यों सिकुड़ रही है? पानी में अधिक देर रहेंगे तो क्यों सिकुड़ रही है? क्योंकि वो पानी के लिए नहीं बनी हुई है, इसलिए वो चीज सिकुड़ जाती है। परंतु परंतु जलीय जीवधारियों का शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित है। अगर हम मछली को देखेंगे तो मछली क्या है, उसका शरीर पानी में रहने के लिए क्या है? अनुकूलित। अनुकूलित मतलब पानी में रहने के लिए वो ढल चुका है। तो अनुकूलन जीवधारियों के शरीर में रचनात्मक विशेषताओं के कारण होता है। तो उसके शरीर में कोई विशेष प्रकार की रचना होती है जिसकी वजह से उसका शरीर का धीमे 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 जल की हैबिट में आ जाता है कि पानी को झेलता रहता है। जलीय वातावरण में रहने के लिए शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित, शरीर कैसा होगा? धारा रेखित। ठीक है, ऐसे होगा तथा चपटे पखवाड़ा होगा। और पक कैसे हुए? चपटे हुए। चपटे हुए का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे चप्पू की तरह, इसे हम कहते हैं चपटे हुए। चपटे पखवाड़ा होता है। जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं और इसके शरीर पर हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे? ऐसे जलरोधी सल्क। ठीक, ऐसे जलरोधी। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं होती हैं जैसे कि गिल्स। तो श्वसन के लिए यहाँ पर हमें विशेष रचना देखने के लिए मिलती है। ठीक है, गिल्स पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेंगे। ठीक, ऑक्सीजन लेंगे और यहाँ से CO2 को निकालते रहेंगे। ठीक, गर्दन का अभाव होता है। गर्दन की कोई आवश्यकता नहीं है घुमाने की, गर्दन होगी तो इनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसे गर्दन का क्या होता है? इसमें अभाव। ठीक, गर्दन नहीं पाई जाती। ठीक है, तथा आंखों पर निमेशक पटल। और आंखें जो होती हैं जल वालों की, उनके ऊपर देखिए एक ऐसी परत सी होती है जो इन्हें क्या करती है? इन्हें पानी से बताती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं निमेशक पटल। ठीक, ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। सब चीज को क्या अनुकूलन कहते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से अन्य जलीय जंतुओं में भी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जिसके कारण ही वे जल में निवास कर पाते हैं। जैसे मान मेंढक की बात करें तो मेंढक के पश्चपाद के पाद जाल, जो पिछली वाला ये है, इसे कहते हैं पश्चपाद। ठीक है, पश्चपाद का मतलब पिछली पैर, तो इसमें इसे कहते हैं पाद जाल। देखो ये बना हुआ ना ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके इसके पैर से बना हुआ है ना, ऐसे करके। ठीक है, पाद जाल। तो ये तैरने में सहायक होते हैं। ठीक है, तैरने में तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में। तो और इसकी लंबी मांसपेशियां होती हैं, अगर ये भूमि पर आ जाता है तो कूदता है वो। ठीक है, तो कूदने में। इसके अतिरिक्त ये जल में त्वचा द्वारा, अगर जल में होगा ये जल में, तो ये त्वचा द्वारा करेगा शोषण। और स्थल पर होगा तो इसके अंदर देखो पाए जाने वाले फेफड़े हैं, तो ये अपने फेफड़ों से करेगा शोषण। ठीक, हमें पता है कि स्थल पर रहने वाले जितने भी प्राणी होते हैं वो सभी फेफड़ों से ही शोषण करते हैं। तो जल में है तो त्वचा से करेगा और स्थल पर है तो फेफड़े से शोषण करेगा। दोनों कंडीशन इसके शरीर में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उसके द्वारा शोषण करता है। अब देखिए आगे, इसी प्रकार जलीय पौधों में भी अनुकूलन होता है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो जलीय पौधे उसमें मुझे देखने के लिए अनुकूलन मिलता है। इन पौधों का शरीर कोमल तथा कमजोर होता है।
तो जलीय पौधों की अगर हम बात करें तो पहली बात तो उसके हम पेड़ को देखेंगे तो पेड़ पर मुलायम होगा, ठीक। जैसे कमल का पेड़ ले लीजिए आप, ये कमल का पेड़ है, या आप हाइड्रिला का पेड़ ले लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं सिंगाड़े का, तो उसका मुझे वो बहुत फ्लेक्सिबल मिलेगा, कोमल मिलेगा, बहुत सॉफ्ट, ठीक। क्योंकि इन पौधों के शरीर पर क्योंकि इन पौधों के शरीर सभी भागों में मृदु ऊतक अधिकता में पाया जाता है। तो इनके पौधों के जो शरीर होते हैं यानी पौधों की बॉडी में होते हैं, तो वहां पर मुझे मृदु ऊतक, ठीक है, पेरेनिकाइमेटिस अधिक संख्या में मुझे मिलते हैं, और काष्ठीय ऊतक अत्यंत अल्प मात्रा में मिलते हैं। काष्ठ का मतलब होता है, काष्ठ ऊतक मुझे हमारे काष्ठ का मतलब तो लकड़ी, लकड़ी का मतलब वो तो कड़ापन। तो जल के अंदर की बात हो रही है तो वहां पर कड़ीपन की कोई जरूरत ही नहीं है। कड़ापन देखने के लिए मुझे नीम में मिलेगा, मुझे बबूल में मिलेगा, मुझे आम में मिलेगा, मुझे शीशम में मिलेगा, ठीक है, मुझे सरसों के पेड़ में मिलेगा। यहाँ पर मुझे देखने के लिए कड़ापन मिलता है क्योंकि ये स्थल पर पाए जाने वाले पेड़ हैं। लेकिन जल के अंदर जो पेड़ मिलेंगे उसमें कड़ापन किसी प्रकार का नहीं होगा, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, आसानी से जहाँ फ्लेक्सिबल करो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो पत्तियां पतली होंगी, दूसरी बात कटी फटी होंगी अथवा तैरने की अवस्था में हो सकती हैं। तो पत्तियां बड़ी भी हो सकती हैं, कटी फटी भी हो सकती हैं, ठीक है। पत्तियों में रंध्रों का अभाव हो सकता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो स्टोमेटा मुझे मिलते हैं, बट यहाँ पर मिलेंगे थोड़े कम, ऐसी बात नहीं मिलते हैं। इन पौधों में जड़ तंत्र अल्पविकसित होती है। जड़ तंत्र का मतलब इनकी जो जड़ें हैं वो जड़ें ज्यादा बड़ी नहीं होंगी। जैसे आगे देखिए इस पेड़ को, जैसे कि ये पेड़, तना पर्णवरण तथा पत्तियों में अधिक वायु कोश होते हैं। तो ये हैं, देखिए जड़ें जड़ें कैसी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसमें देखिए मुझे देखने के लिए तना भी देखिए मुझे मिल रहा है, यहाँ पर तना भी मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर पत्तियां हमें अधिक संख्या में मिल रही हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर पत्तियों के हमें पर्णवृंत भी मिल रहे हैं, ठीक है, और हमें तना मिला है। तो यहाँ पर देखिए इस सारी, इसे हम कहते हैं जलकुंभी, जल कुंभी, ठीक, वाटर हाइसेंथ, वाटर हाइसेंथ, ठीक। अतः जलीय पौधे स्पंजी तथा हल्के हो जाते हैं जैसे कि जलकुंभी। तो ये पानी में रहते हैं तो ज्यादातर हमें हल्के मिलेंगे, पानी के ऊपर अक्सर हमने देखा तैरते रहते हैं। तो इनमें जड़ें भी ज्यादा बड़ी नहीं होती क्यों, हर वक्त पानी में। पत्तियां अधिक मिलेंगी, चौड़ी मिलेंगी, ठीक, पत्तियां अधिक मिलेंगी। और दूसरी बात क्या है, पत्तियां चौड़ी मिलती हैं, ठीक, चौड़ी पत्तियां हमें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि वाटर हाइसेंथ, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं जली। तो जलीय पौधों के सभी भागों पर जलरोधी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगी, उपचर्म यानी क्यूटिकल, ठीक है, जो इनको पानी में सड़ने से बचाती है। तो एक क्यूटिकल की परत आती है, तो वो इस पौधों के ऊपर हमें देखने के लिए मिलती है, जिससे पौधे क्या है, सड़ते नहीं है, जिससे पौधे क्या है, सड़ते नहीं है। देखिए इन्हीं लक्षणों के कारण ये पौधे जलीय वातावरण में सफलतापूर्वक जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिंघाड़ा है, जैसे कि मतलब बेलिस्नेरिया, जैसे कि हाइडिला, जैसे कि कुमुदनी, ठीक है। तो सिंघाड़ा, बेलिस्नेरिया, हाइडिला तथा कुमुदनी, इन सभी की अगर मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इन सब के ऊपर क्या है, पहली बात तो क्यूटिकल की एक परत मिलती है, ठीक, जिसे हम उपचर्म कहते हैं, जिसकी वजह से ये सड़ते नहीं हैं। और इन सारी में जलरोधी होते हैं, ऊपर से क्या है, ये हल्के होंगे जो आसानी से पानी पर तैरते रहते हैं, पत्तियां बड़ी होती हैं, ये सब इनके लक्षण हैं। जैसे सिंघाड़ा, स्थलीय अनुकूलन, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो जहां पृथ्वी पर जंतु पाए जाते हैं उसे हम स्थलीय आवास कहते हैं। पृथ्वी के 1/4 यानी कि 25% भाग पर जमीन है। स्थलीय जंतु जैसे मान लीजिए बिल्ली है, कुत्ता है, सियार है,
शेर है, भेड़ है, बकरी है, गाय। तो ये सब ऐसे जीव जंतु हैं जो हमें देखने के लिए स्थल पर मिलते हैं। ये सब क्या है, हमें देखने के लिए स्थल पर मिलते हैं। तो स्थलीय पौधे जैसे मान लीजिए नीम है, ये भी मुझे स्थल पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, नीम, ठीक है। उसके अलावा आम भी देखने के लिए मिलेगा, अमरूद है, महुआ का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, पीपल का पेड़ है आदि। तो ये सब क्या है, हमें देखने के लिए जमीन पर मिलते हैं, अर्थात स्थलीय अनुकूलन, ठीक है। इसमें क्या है, स्थलीय आवास, ये पानी में नहीं रह सकते, ठीक है। स्थलीय जंतु जैसे मान लीजिए कि बिल्ली है, कुत्ता है, सियार है, शेर है, भेड़ है, बकरी है, गाय आदि प्रचलन के लिए चार पैर होंगे। इसमें देखिए चारों पैर मिलेंगे, ठीक। ये देखिए कुत्ता बिल्ली को देख लीजिए आप, भेड़ को देख लीजिए, बकरिया को देख लीजिए आप, या गाय है, गाय को देख लीजिए आप, ठीक, या भैंस को देख लीजिए, सीप को देख लीजिए। सब में हमें देखने के लिए चार पैर मिलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनमें सांस लेने के लिए विकसित श्वसन तंत्र होता है। इसमें सांस लेने के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए विकसित पूरा श्वसन तंत्र, ये देखो फेफड़े बने, ये देखो फेफड़े बने हुए हैं। पूरा श्वसन तंत्र का मतलब है नाक से सांस लेगा, नाक से सांस लेकर के वो अलग नासा द्वार से सांस लेगा, फिर वो ईसोफेगस में पहुंचेगा, ईसोफेगस के द्वारा वो कहाँ, लंग्स में पहुंचेगा, फेफड़ों में पहुंचेगी सांस, ऑक्सीजन। अब यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, हार्ट के पास, हार्ट अब किसी क्या करेगा, इसे पूरे शरीर के अंदर में भेज देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिल रहा है, विकसित श्वसन तंत्र। देखिए नीम, आम, बबूल तथा अमरूद स्थलीय वृक्ष हैं, अधिक जल में ये सूख जाते हैं। तो जैसे नीम है, आम है, बबूल है तथा अमरूद, ये सब क्या स्थलीय वृक्ष हैं। अधिक जल में अगर कर दोगे, जल अधिक है वहां पर, हर वक्त पानी भरा रहता है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल खराब हो जाएंगे, मर जाएंगे, सूख जाएंगे, ठीक, उसे जरूरत ही नहीं जल की ज्यादा। इनका तना मजबूत होता है तथा पत्तियां चमकीली और चौड़ी होती हैं, क्योंकि इनकी पत्तियों में रंध्र स्टोमेटा पाए जाते हैं जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। इनमें जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है। जड़ तंत्र का मतलब होता है इसमें जड़ें जो हैं का बहुत गहरी चली जाती हैं, जिसमें प्राथमिक जड़ें, द्वितीय जड़ और तृतीय जड़ हमें देखने के लिए मिलती हैं, और अंदर वो जितनी अंदर चली जाएंगी वहीं से वो अपना क्या है, पोषण लेती रहती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब अगर हम बात करते हैं मरुस्थल में, मरुस्थल का मतलब है कि रहा रेगिस्तान है, गर्मी अधिक है, चारों तरफ रेत ही रेत है, तो वहां पर रहने वाला कोई भी जीव है तो उसे बहुत सारी विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जीने के लिए। पहली बात, उसे ये आदत डालनी पड़ेगी कम पानी में काम चलाना है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उसे हैबिट डालनी पड़ेगी शरीर को गर्मी झेलने की। अगली बात, बहुत सारा वहाँ पर क्या है, गर्म गर्म रेत है, तो गर्म रेत पर चलने की भी उसे आदत डालनी पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए पानी की कमी है, तेज धूप है तथा गर्म बालू पर चलना, ये सब वहाँ की हैबिट डालनी पड़ेगी। तो इसी वजह से हम बात करते हैं ऊँट की, ठीक। पानी एक बार में पिएगा, पूरा पिएगा, ठीक है, वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। उसके पैर गद्देदार होते हैं, आसानी से चल सकते हैं, ठीक है। उपर्युक्त परिस्थितियों के समाधान हेतु मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय, खुरदरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित हैं। इसी प्रकार से देखिए मरुस्थल में इसी प्रकार मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधों को भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब मान लीजिए जीव जंतुओं को सामना करना पड़ा है, अब वहां पर कोई पेड़ उगाया है तो उसे भी इन सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। पहली बात, गर्मी अधिक झेलनी है। दूसरी बात, पानी कम है, कम पानी में काम चलाना है, ठीक, ठीक। तो यहाँ पर हर चीज को झेलना है, यानी कि तुम्हें मुश्किलों का सामना करना है।
और जो मुश्किलों का सामना करता है वही वहां पर जीता है। ठीक, अगर आप मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते तो आप मर जाएंगे। तो वही तो प्रकृति का नियम है, जिस वातावरण में हो उस वातावरण का आपको सामना करना है, उन परिस्थितियों को झेलना है। अगर आप उन परिस्थितियों को, वातावरण परिस्थितियों को नहीं झेल पाते हैं तो क्या होगा, वो पेड़ या जीव जंतु मर जाएगा। ठीक, प्रकृति का नियम यही कहता है। ठीक है, तो इसमें देखिए पानी की, एक कम पानी में काम चलेगा। सूर्य का तेज प्रकाश, बहुत तेज लाइट आ रही है सूर्य की, काम चला लेगा। दिन के समय टेम्परेचर अधिक है, अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं यहाँ बहुत है, तो ये पेड़ काम चला लेंगे, इनकी हैबिट पड़ी हुई है, ये काम चला लेगा। ठीक, तो इस प्रकार से कहते हैं उसे अनुकूलन की जरूरत पड़ती है। मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन हेतु निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। अब मरुस्थल में देखिए, पहली बात तो तना की बात करेंगे, तना मासल होगा। ये तना दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है तना, तना 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 कैसा है, मासल। मासल का मतलब क्या है, फ्लैसी। फ्लैसी का मतलब उसमें बहुत ज्यादा क्या है, इसका तना मोटा है। मासल है, मासल मतलब गूदेदार है। ठीक है, मासल है। ठीक है, चपटा है, दूसरी बात चपटा है, ये चपटा हुआ है। ठीक, हरा है, एवन स्पंजी, दूसरी बात। और ये कैसा होता है, हरा और स्पंजी होगा, स्पंज जैसा। ऐसे ऐसे दाबेंगे तो दब जाएगा। इसका मतलब क्या, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ, पानी, जो भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का भी कार्य करता है। भोजन तो बनाता ही है, लेकिन जल को भी स्टोर कर देता है। जैसे ऊंट देखा है, ऊंट पानी पिएगा, देख बार बहुत पानी पिएगा, 2 दिन 3 दिन पानी नहीं मिला है, वो काम चलाता रहेगा। ठीक इसी प्रकार से पेड़ की बात है, ये पेड़ को जहां भी थोड़ा भी पानी मिल जाएगा, ये प्लांट अपने अंदर पानी को इकट्ठा कर लेगा और धीमे धीमे उसे यूज करता रहता है। ठीक है, जैसे नागफनी और जैसे भड़वंडा। ठीक है, तो देखिए जड़ तंत्र, रूट सिस्टम अत्यधिक फैला हुआ और भूमि में जल प्राप्त करने के लिए अधिक गहराई में जाता है। ठीक है, तो अगर मैं जड़ तंत्र की बात करूं तो इसकी जड़ें जो है और नीचे तक चली जाएंगी, बहुत नीचे तक चली जाएंगी। जहां कुछ थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा उससे काम चला लेगी। तो इनकी जड़ें बहुत नीचे चली जाती हैं। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां मास्टरफ्लैसी या कांटों में या सल्खों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे कि मानवीय नागफनी, घीकवा, सतावा, भड़वंडा। तो हम देखिए बात करें भड़वंडा, भड़वंडा देखो मैंने अभी तुम्हें दिखाया था थोड़े पहले पीछे, पीली कटेर बोलते उसे। तो अगर बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन का मतलब है पानी का लॉस, जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी पानी को लॉस करेगा। अब इसकी पत्तियां जो होती हैं वो धीमे 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 क्या होगी, मांसल होंगी, बट क्या होंगे, वो कांटों में तब्दील हो जाएंगे। तो ये कांटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, पत्तियां हैं जो कांटों में तब्दील हो गई। जैसे घी कुआर को देखो, एलोवेरा को देखो, इसकी पत्तियां कांटों में तब्दील हो गई, ये देख। वैसे सतावा, इसकी पत्तियां कांटों में तब्दील होने का मतलब है ये पानी को क्या है, कम खर्च करेगा, कम खर्च करेगा पानी। ठीक, यानी कि बाष्पोत्सर्जन कम करेगा, बाष्पोत्सर्जन कम करेगा, आप समझ। ठीक, बाष्पोत्सर्जन कम करेगा। ठीक है, इसी वजह से बाष्पोत्सर्जन कम हो, इसी वजह से क्या है, पत्तियां कांटों में तब्दील हो जाती हैं। पत्तियों में रंध्र, गड्ढों में धक्का होते हैं। रंध्र का मतलब होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा मुझे क्या मिलेंगे, नीचे गड्ढों में धसे हुए मिलेंगे, जिसे हम कहते हैं सनकन स्टोमेटा, जिसे हम कहेंगे सनकन स्टोमेटा। सनकन स्टोमेटा का मतलब होता है कि इसके अंदर जो डेजर्ट में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर में जो स्टोमेटा होता है, जैसे मान लीजिए पत्तियां हैं, इस पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। तो पानी वाली पत्तियों की बात करेंगे तो वो मुझे देखने के लिए ऊपर ही मिल जाएंगे। ठीक, उसके अलावा मान लीजिए हम आम की बात कर रहे हैं या हम ऐसे एक पेड़ की बात करें जो हमारे पास पास खूब मिल रहा है, जहाँ पर पानी की ज़्यादा कमी नहीं है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हो वहाँ पर क्या है, मुझे स्टोमेटा वहाँ पर क्या मिलेंगे, पत्तियों को ऊपर मिलेंगे। बट हम बात कर रहे हैं
मरुस्थल की, तो वहां पर जो स्टोमेटा है वो पत्तियों के अंदर धसे हुए मिलेंगे, जिसे हम कहते हैं सनकन स्टोमेटा। तो सनकन स्टोमेटा मुझे कहाँ मिलते हैं? मरुस्थलीय पेड़ पौधों में, ठीक। जिसकी वजह से क्या होता है, वो पानी को कम खर्च करते हैं, ठीक है। सनकन स्टोमेटा, ठीक है, गड्ढों में धसे हुए जिसे हम कहते हैं सनकन स्टोमेटा, ठीक। जिससे वाष्पोर्जन कम होता है, जैसे कन्या। वायवीय अनुकूलन। वायवीय अनुकूलन का मतलब होता है कि ज्यादातर ऐसे जीव हैं, मेरा मतलब ज्यादातर ऐसे जंतु हैं, पक्षी हैं, जो अपना समय अधिक से अधिक हवा में ही बिताते हैं। ऐसी बात है, वो पृथ्वी पर नहीं बैठते होंगे, खाना लेते हैं, लेकिन ज्यादातर अपना समय ऊपर ही बिताएंगे लोग। वायवीय आवास कुछ पक्षियों के लिए बहुत अनुकूल होते हैं, ठीक। ये पक्षी उड़ने से पूर्व शरीर फुलाकर पंख फैलाते हैं। ये निश्चित दिशा में ऊपर, दाएं अथवा बाएं उड़ान भरते हैं। तो ऊपर दिशा में या तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो अपने पंखों को फैला लेते हैं। इसी प्रकार कीटों में भी उड़ने की प्रक्रिया होती है। कीटों में देखते हैं तो कीटों में हमें देखने के लिए इस प्रकार के पंख मिलते हैं। पक्षी तो उड़ रहा है, उसके अलावा हम कीट भी ऐसे देख सकते हैं, जैसे तितली है, जैसे कि हमारे घरेलू मक्खी है, जैसे मधुमक्खी है। तो बहुत सारे कीट और हैं, कीट पतंगे जो उड़ते रहते हैं। बरसात के दिनों में देखूंगा बहुत उड़ते रहते हैं। तो कीटों में भी उड़ने हेतु अनुकूलन है, देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन, तो कीटों का शरीर पहली बात छोटा होता है, दूसरी बात कीटों का शरीर अन्य अकशेरुकी जंतु जैसे मान लीजिए केंचुआ है, घोंघा की तुलना में क्या है, हल्का भी है। तो इनका शरीर पहली बात क्या है, हल्का होता है, हल्का शरीर। जब ये उड़ते हैं तो दो जोड़ी पंख फैला लेते हैं। तो मान लीजिए पंख है तो अपने पंखों को क्या है, फैला लेंगे। जैसे आप ये देखिए यहाँ पर कीटों के शरीर में श्वास रंध्र होते हैं, जिनसे शरीर में हवा भरती है और निकलती है। तो कीटों के शरीर में क्या बोलेंगे, श्वास रंध्र। श्वास रंध्र होते हैं तो इसमें क्या, शरीर में हवा भर जाती है, जिसकी वजह से श्वास लेते, शरीर में हवा भर जाती है और ये उड़ती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है, जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी, ठीक। तितली है, मधुमक्खी और यह घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी, और ये क्या हमारे पास, मधुमक्खी। पक्षियों में उड़ने हेतु तो अनुकूलन। आखिर में पक्षी क्यों उड़ते हैं हवा में, हम क्यों नहीं उड़ पाते हैं? तो उसकी कुछ ना कुछ वजह हुई, जब तो पक्षी उड़ सकता है। तो देखिए, पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन, पक्षी आखिर में हवा में क्यों उड़ते हैं? पहली बात तो ये कि भाई पक्षी हवा में इसलिए उड़ेंगे प्यारे भाइयों, प्यारे बच्चों, कि उसके अंदर में कुछ विशेषता होंगी। वो विशेषता अगर हमारे शरीर के अंदर आए तो हम भी उड़ने लगेंगे। लेकिन पक्षियों की विशेषता क्या देखी? पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है, यानी पक्षियों का शरीर क्या है, बिल्कुल हवा में उड़ने के अनुकूल होता है। तो उसमें इनके शरीर का आकार नौकाकार होगा, शरीर का आकार देखिए नौकाकार मिल रहा है, तथा धारा रेखित होगा। धारा रेखित मतलब हवा में उड़ते तो हवा को चीरते जाते हैं ऐसे, ठीक। इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इनके अगले वाले जो पैर होते हैं, जैसे चार पैर होने चाहिए, हमारे आगे के चार तो हाथों में कन्वर्ट हो गए, ठीक। जीप और थोड़े गाय भैंस बकरी उसके नहीं हुए, लेकिन पक्षियों के आगे वाले जो पैर थे, ठीक, आगे वाले जो पैर थे वो क्या थे, पंख में तब्दील हो गए। पंख से कब करना, पंखों में रूपांतरित हुए, जो उड़ने में सहायक हैं। इनकी अस्थियां खोखली, इनकी हड्डियों की बात करें तो हड्डियां ज्यादातर मुझे बिल्कुल ऐसी मिलेंगी खोखली, बहुत ज्यादातर खोखली मिलेंगी जी, उसके अंदर बहुत कम कुछ भी होगा बट खोखली होगी। और इसमें मुझे ज्यादातर देखने के लिए हड्डियों में क्या मिलेगी, हवा, वायु भरी हुई, हवा भरी हुई, जिससे इनका शरीर क्या हल्का हो जाता है। देखिए, फेफड़ों से जुड़े वायुकोश में हवा भर जाती है। अब ये फेफड़े देख रहे हैं आपके, ये है फेफड़े, इस फेफड़े से जुड़े हुए ये होते हैं, देखो वायुकोश, ये देखो वायुकोश, वायुकोश का मतलब इसके अंदर हवा भर जाएगी,
ठीक, ये है क्या, वायु कोश। तो जैसे ही ये यहाँ से हवा लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर क्या भर जाएगी, वायु, हवा भर जाएगी। ठीक, ऐसे वायु कोश फेफड़ों से, ये देख फेफड़ा दिख रहा है, फेफड़े फेफड़ों से जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल फेफड़ों से जोड़ दिए जाते हैं वो, इससे हवा भर जाती है जी, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। ये देखो वायु कोश वाली होती है। इसी तरह का रूपांतर केवल पक्षियों में होता है। तो पक्षियों की खास बात यह है वायु कोश। ठीक, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया, सब जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं, तो उनके फेफड़ों के साथ में वायु कोश मिलेगा, जिसके बाद उसमें हवा भर जाती है। अतः कीटों की बात करें, कीटों एवं पक्षियों में उड़ने के लिए विशेष अनुकूलन होता है। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं कीटों में, तो कीटों में और पक्षियों में उड़ने के लिए विशेष अनुकूलन होते हैं, जिसकी वजह से वो उड़ते हैं। और देखिए कुछ प्रश्न हैं अपने पाठ्य पुस्तक के, उसे हम देख लेते हैं। सही विकल्प छांट करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। मेंढक कहाँ पर रहता है, मेंढक जल तथा स्थल दोनों पर रहता है। ठीक है, मछली सांस लेती है गिल्स द्वारा, ठीक, क्लोम द्वारा, ये बात सही है। ठीक, उसके अलावा देखिए ऊंट के कुबड़ में संचित होता है बसा। ऊंट का कुबड़ का देखा ऊपर निकला हुआ, उसमें क्या मिलेगा, बसा। नागफनी का पौधा क्या है, एक मरुस्थलीय, ठीक, अर्थात जहां पर बहुत कम मात्रा में पानी होता है, तो हम यहाँ पर एक कह सकते हैं नागफनी का पेड़ आसानी से वहां पर रह सकता है, वही सरवाइव करेगा। जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा है सिंगाड़ा। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, केवल सिंगाड़ा है जो जल में ही मिलता है मुझे देखने के लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 आ गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मेंढक पानी में श्वसन करता है त्वचा के द्वारा, और स्थल पर श्वसन करता है फेफड़ों के द्वारा। ठीक, नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है, ठीक, खाली स्थान में आप मरुस्थलीय भर दें। ठीक है, अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृदुतक जलीय पौधों में पाया जाता है। ये सब क्या है, बहुत अल्प विकसित का मतलब बहुत छोटी जड़, किसमें मिलेंगी मुझे, जल वाले पौधों में। वायु मृदुतक कहाँ मिलेंगे मुझे, कहाँ मिलेंगे, जलीय पौधों में। आलू एक भूमिगत पौधा है, आलू एक ऐसा है जो भूमि पर ही उगने वाला पौधा है, वो पानी में थोड़ी नहीं उगेगा। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती है, अभी मैंने बताया। तो पक्षियां हवा में उड़ते क्योंकि उनकी हड्डियां खोखली होती हैं, इसमें हवा भरी होती है। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए, मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं, नहीं, मरुस्थलीय पौधे कमजोर कोमल तने वाले नहीं होते, ये होते हैं जलीय पौधे, तो ये बात गलत है। ठीक, पक्षियों की हड्डियां खोखली तथा वायु से भरी, तो बात सही है बिल्कुल, पक्षियों की हड्डियां खोखली मिलेंगी, वायु से भरी मिलेंगी। मरुदभिद पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती है, नहीं, मरुदभिद का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जहां पर पानी की कमी है और वहां पर वो पौधे उगते हैं, तो उनकी जड़ें छोटी नहीं हुई, बहुत गहराई तक चली जाती नीचे। ठीक, मरुदभिद, जैसे मान लीजिए साइकस का पेड़ है, ठीक, साइकस का पेड़ वगैरह हुआ है, बहुत सारे पेड़ होते हैं जो मरुदभिद में आते हैं। ठीक है, सिकोया वगैरह। शरीर पर घने तथा लंबे बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण से अनुकूल करने में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो ठंडे इलाके में जो जीव रहेगा, पहली बात वो की जो स्किन होती है उसके नीचे हमें वसा की मोटी परत मिलेगी। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास स्किन, तो इसके नीचे क्या मिलेगी, वसा। जैसे मान लीजिए ये, तो अगर मोटे आदमी को देखिए, जो आदमी बहुत ज़्यादा मोटा है, उसके नीचे बहुत ज़्यादा फैट जमा हुआ है, तो उससे पहली बार ठंड कम लगेगी। ठीक, आप कोई भी मछली को ले लीजिए जो ठंडे पानी में रहती है, तो उसमें देखने के लिए हमें फैट अधिक मिलेगा, वसा की मोटी परत मिलेगी, जो उसे ठंड से बचाती है। अब हमें प्रश्न आ गया बच्चों, अगला, सही मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए। तो वायु कोश कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, हमें पक्षियों में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, वायु कोश पक्षियों में। सल्क हमें मछली में देखने के लिए मिलेगा। ठीक, मेंढक
अंदर हमें पाद जाल मिलेगा। उपचर्म हमें जलकुंभी में देखने के लिए मिलेगा। चिड़िया के अंदर हमें पंख देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, तो अब आ गया अगला प्रश्न कि अनुकूलन किसे कहते हैं। अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये हमारा आ गया उत्तर। विभिन्न प्रकार के जीवों में कई प्रकार के ऐसे गुण या लक्षण या परिस्थितियां जैसे आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना, आवास आदि पाए जाते हैं जो उन्हें उस पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। ठीक है, या अनुकूलन कहलाती है। ठीक है, मरुस्थलीय जीवों अर्थात पेड़ पौधे और जंतुओं में मरुस्थल में रहने के लिए निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए पानी की कमी, उच्च ताप या गर्मी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, मान लीजिए रेगिस्तान का कोई पेड़ है, तो अगर उसको हम वहां पर गाड़ देंगे तो उसे समस्या का सामना करना पड़ेगा। पहली बात, पानी कम है, उसको आदत डालनी पड़ेगी, पानी कम, अधिक गर्मी झेलनी पड़ेगी, तेज धूप, सब कुछ उसे झेलना पड़ेगा। ठीक, प्रश्न आ गया 6, जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषता। अब जल में रहने वाले जो जीव हैं उनमें अनुकूलन की क्या विशेषता, क्या विशेष लक्षण है? तो देखिए, जलीय जंतु के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। ठीक, दूसरी बात, इनमें श्वसन के लिए विशेष अंग जैसे क्लोम होंगे। ठीक, दूसरी बात, तैरने के लिए शरीर धारा रहित तथा चपटे पंख वाला होगा। अगली बात, आंखों को पानी से बचाने के लिए उसमें निमेशक पटल पाई जाती है। दूसरी बात, अगली बात है, गर्दन का अभाव होता है। इन सभी लक्षणों की वजह से मछली को जल में रहने हेतु अनुकूलन है। ठीक है, ये सारी विशेषता किसमें मिली देखने के लिए? मुझे मछली मिली, तो इसलिए मछली का शरीर क्या है, उसमें रहने के लिए अनुकूलन है। ठीक है, उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में समझाइए। और उभयचर मतलब एम्फीबियन, जो जल और थल दोनों पर रह सकते हैं, जो जल तथा थल दोनों पर रह सकते हैं। तो उभयचर जीव जैसे माने मेंढक के पश्चपाद के पाद जाल जल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त ये जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। वायवीय जंतुओं में अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। वायवीय का मतलब होता है कि ऐसे जीवों के बारे में बात कीजिए जो ज्यादातर हवा में ही रहते हैं, मेरा मतलब आसमान में उड़ते रहते हैं। पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारारेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं जो उड़ने में सहायक है। इनकी हड्डियां खोखली एवं भाज से भरी होती हैं जिसकी वजह से इनका शरीर हल्का होता है। इनके फेफड़ों में वायुकोश पाए जाते हैं जिनमें हवा भर जाती है, जो पक्षियों को उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस तरह का रूपांतरण हमें केवल उड़ने वाले पक्षियों में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे तोता है, कबूतर है, कोहा है, बगुला है आदि। ठीक है, इसके अलावा कुछ अकशेरुकी कीट जैसे मान लीजिए तितली है, मधुमक्खी है, घरेलू मक्खी है आदि, ये जब उड़ते हैं तो दो जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं जिसकी वजह से इनके शरीर में हवा भर जाती है और शरीर की बात करते हैं, और शरीर कैसा हो जाता है, और शरीर हल्का हो जाता है, और शरीर हल्का हो जाता है। ठीक है, मदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है? मदार स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है। किन्हीं दो उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए, मेंढक और मगरमच्छ। जलीय अनुकूलन में पख की भूमिका बताइए। पख जैसी संरचना जलीय जीवों में पाई जाती है जो तैरने में सहायक है। अपने आसपास भ्रमण करके जलीय, स्थलित एवं वायवीय पक्षी एवं पौधों के नाम लिखिए। अगर हम बात करते हैं जंतु की, तो स्थल पर पाए जाने वाले जंतु जैसे बकरी है, गाय है, कुत्ता है, भैंस है, शेर, हिरन आदि, ये सब क्या स्थल पर पाए जाते हैं, जल में। जैसे मछली है, मेंढक है, मगरमच्छ है, मुझे जल में मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक, वायु जैसे तोता, मधुमक्खी
कबूतर, बगुला, कौआ आदि। ठीक है, पेड़ पौधे की बात करते हैं तो नीम का पेड़, आम का पेड़, शीशम पेड़, बरगद, ये सब अशोक, ये सब क्या है, जमीन पर उगने वाले पेड़ हैं। ठीक, सामान्य तलवार। जल में जैसे जलकुंभी, कमल, सिंगाड़ा, हाइड्रा आदि। वायु में कुछ नहीं होता। ठीक है, मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है? ठीक है, ऊंट में जल संचय की क्षमता होती है, खुरदरी त्वचा है, लंबे पैर हैं, गद्देदार पैर के तलवे मरुस्थल के लिए अनुकूलित होते हैं। पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन विशेषताओं के कारण होता है? पक्षियों में उड़ने हेतु विशेषताओं का होना निम्नवत है। अग्रपाद का पंख में रूपांतरण होना। पक्षियों के लिए देखिए, उड़ने के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि पक्षी का अगले पेड़ क्या है, पंख में बदल जाएंगे। हड्डियां खोखली होती हैं, फेफड़ों में क्या बनेंगे, बायोकोष, जिसकी वजह से क्या है, पक्षी आसानी से उड़ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पाठ का समापन होता है। सब कुछ हमने अपनी किताब से लिया गया है। ठीक है, जय माता दी। अब हम आपसे अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक, माता रानी सबका भला करती रहे।